हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आज हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर नंबर 3 था वो कंप्लीट किया हुआ है, तो हम चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 में आपको बाद में करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा छोटा सा है और उसमें आपको मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो जल्दी से कवर कर लेते हैं, जिससे हमारा ये जो कम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि कम क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मार्क्स गारंटी है, क्योंकि 6 थियरी हैं, 6 थियरी में से 3 थियरी तो पूछी जाती है, तो आप 6 थियरी अगर प्रिपेयर कर लेते हो अच्छी तरह से, तो आई होप कि इसमें से आपको आराम से मार्क्स कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये जो रिसेंट ट्रेंड्स इन आईएम है जो अभी चल रहा है, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में रिसेंट ट्रेंड अभी स्टार्ट किया हुआ है, रिसेंट ट्रेंड इन एमएस, जैसे ही सेम वे रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में क्या क्या देखने मिलेगा, तो देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा मैंने सिलेबस में से दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 रिसेंट ट्रेंड्स इन आईएम, जिसमें आपको क्या क्या देखना है। एक तो मेथड स्टडी करनी है ERP, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो एक आपको मेथड आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन से फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एमएस प्रोजेक्ट, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लॉजिस्टिक्स, जस्ट इन टाइम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे करके कराऊंगा। यानी कि यहाँ पे 5 थियरी के नाम दिए हैं, अगर आपको 5 थियरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी आ गई तो 3 थियरी जीटीयू में पूछी जाती है, तो आराम से वो आपको उसके मार्क्स हैं जो भी 6 या 8 मार्क्स हैं, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। 3 और जो भी 2, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 8 मार्क्स की अराउंड मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो ये आपको ऐसे टाइप के चैप्टर्स नहीं छोड़ने चाहिए, ये पासिंग के लिए और मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम ERP स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो ERP क्या होता है उसकी मैं डिटेलिंग आपके सामने कर, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ERP? ERP से यहाँ पे मैंने बहुत डिटेलिंग किया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो भी मेन इंपॉर्टेंस है जीटीयू में पूछे जाते हैं उसका ही टास्क आपको यहाँ पे सबमिट करवाना है। सारी चीज़ों को लिखना नहीं है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके वर्कबुक में इसके रिलेटेड और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वो आपको वहाँ पे, वो मैंने जीटीयू में से ही लिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे ERP जो दिया हुआ है उसका आपको कंटेंट वहाँ पे लिखना है। सारी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। ERP के रिगार्डिंग जो भी पूछा जाता है वो जीटीयू में मैंने ऑलरेडी वर्कबुक में दिया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ही आप लिखिए। तो सबसे पहले ERP क्या होता है? ERP एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके डेफिनेशन में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज ERP। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको और फुल फॉर्म याद रखना है। ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, 2 मार्क्स में कभी भी पूछ सकते हैं। इज अ क्रॉस फंक्शनल एंटरप्राइज सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड किसके साथ है, एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से बनी होती है। एक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ पूरी जुड़ी होती है सिस्टम, जो इंटरनल बिजनेस जो भी कंपनी का है, जो भी अंदर का जो बिजनेस होता है उसको चलाने में हेल्प करती है। एक सिस्टम डेवलप की जाती है सॉफ्टवेयर के बेस पे। इंटरनली आपको जो भी काम करना है, जो भी इंटरप्राइज यानी कि आपका जो भी प्लानिंग है वो चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, वो एक आपके जो भी इंटरनल बिजनेस कंपनी का चल रहा है उसके साथ कनेक्टेड होती है, और उसके बेस पे आपका पूरा सिस्टम वर्क करता है। अभी वो किस तरह से वर्क करता है वो हम आगे देखेंगे। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपकी प्लानिंग होती है, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम में पूरी कनेक्ट हो जाती है। आपको सारी जगह पे देखना नहीं पड़ता, एक सिस्टम में आपकी सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अंदर सारे डेटाज आपको मिलते हैं, सारे डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है वो एक जगह से मिल जाते हैं, यानी कि सेंट्रल सिस्टम आप एक तरह से इसमें बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह की एक सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ERP है वो किस तरह से ये वर्क कर रही है। ये देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसको शिपमेंट मिलती है। सबसे पहले उसने ऑर्डर दिया, जो भी है फाइल्स का सपोज ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर्स आपको दिया है, तो ऑर्डर्स किसको देंगे, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होंगे उसको देंगे। यहाँ पे जो भी वेयर हाउस होंगे, जो उसकी इन्वेंटरीज रखे होंगे, यानी कि जिसमें मटेरियल्स आपका होगा, अभी इन्वेंटरी तो आपको पता है कि क्या है, तो उसके अंदर आपको सारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रखे होंगे, तो उसके बेस पे होंगे। उसके बाद
यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स और जो भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे प्लेस होते हैं। परचेसिंग कहाँ पे करनी है, क्या करनी है, अकाउंटिंग आप देख सकते हो तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसके साथ कनेक्ट होता है और सारा जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट है, परचेसिंग रिपोर्ट है, जो भी आपका शिपमेंट है वो एक जगह से जाता है डायरेक्ट ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे मेन बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये कंप्यूटर है। तो ये सारे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो कहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सारी चीज़ों को एक जगह पे रखा जाता है। इसके बेस पे आपको पूरा सेंट्रली पूरी सिस्टम वर्क करती है, एक जगह पे स्टोरेज होता है। ये समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा सिस्टम ERP में वर्क करता है। ERP में जो मेन चीज़ होती है वो मैंने बोला मेनी डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, उस तरह से बिजनेस यूनिट्स भी बोल सकते हो या फिर आप डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी सक्सेस के पीछे क्या है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होता है, एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो डेटा है वो इजीली आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसको हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बोल सकते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम या डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, प्रॉब्लम विद डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आता है कि टाइम और मनी बहुत जाता है आपका, ठीक है। अगर आप डिसेंट्रलाइज रखोगे यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में रखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, उसमें टाइम भी जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको डेटा एक अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं होगी यानी कि एक दूसरे से डिपार्टमेंट कनेक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, मनी बहुत जाएगा, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, डुप्लीकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इन्वेंटरी अगर कनेक्टेड नहीं होगी तो जो भी चीज़ें मंगवानी है वो डबल परचेस होती जाएंगी। सेंट्रलाइज सिस्टम अगर हो आपकी तो उसका एडवांटेजेस क्या है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि सपोज मैं आप हमारे HJD की बात करूँ तो क्या है कि उसमें आपको सपोज एक एडमिन से ही काम हो रहा है, एडमिन देखा होगा कि जहाँ पे सारी चीज़ों को मिला के सारे डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप एक जगह से ही सिर्फ ऑर्डर लेते हो और एक जगह पे ही सप्लाई करते हो तो आपको पता है कि यहाँ से सारे डेटाज हैं वो मिल जाएंगे और दूसरी जगह पे सारे डेटाज हैं वो कलेक्ट करने, यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितना रिक्वायरमेंट है, सिविल में, कंप्यूटर में वो रिक्वायरमेंट देखी जाएगी और कहाँ पे जाएगी वो सारी रिक्वायरमेंट एक ही जगह पे, वो है एडमिन, ठीक है। तो उस तरह से वो क्या होगा कि सारी सेंट्रलाइज हो जाएगी सिस्टम, यानी कि एडमिन ही सारे चीज़ों को कवर करेगा, उसको पता होगा कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना चाहिए, कहाँ पे कितना बाकी है, कितना मंगवाना है। तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में मैंने बोला कि आपको बहुत टाइम बचेगा और एक ही जगह पे यानी कि सेंट्रल लोकेशन होगी, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट को सारी चीज़ों वेरिएट होगी। इसमें क्या है, डुप्लीकेशन, टाइम कंज्यूमिंग, ये सारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके एडवांटेजेस बहुत है, सेंट्रलाइज सिस्टम के मैंने जो भी एडवांटेजेस बोले वो बहुत है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, टाइम बचेगा आपका, डुप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस अभी कहाँ कहाँ पे है, एप्लीकेशंस इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं आगे करूँगा, ठीक है। एप्लीकेशंस अगर आप बदलो तो सप्लाई चेन बोल सकते हो, उसका जो पूरा सप्लाई चेन का जो पूरा टॉपिक है वो मैं पीछे एक्सप्लेन करूँगा आपका। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग आप कर सकते हो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है और उसका जो भी कैलकुलेशन करना है। कस्टमर से रिलेशन अच्छा बना सकते हो आप, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी इससे, और प्रोजेक्ट्स जो भी आपने सिलेक्ट किए होंगे, इसके बाद MS प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके बेस पे हम MS प्रोजेक्ट का देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ERP कितना इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको पता ही है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है बाहर की कंट्री, यहाँ की, तो वो आप इजीली कवर कर सकते हो। बिजनेस, आप अपना जो भी बिजनेस है उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हो सेंट्रलाइज सिस्टम से, क्योंकि बिजनेस पता है आपको कि अगर एक छोटी सी ब्रांच होती है, अगर मैं अब उसकी बात करूं भुज में, तो भुज में सपोज डोमिनोज की बात करूं तो डोमिनोज सेंट्रलाइज सिस्टम से बड़ा, उसके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे सिटीज़ में हैं, तो उसको एक जगह से सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है उसको बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक पीछे है तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। सप्लाई चेन तो आपको पता ही है कि उसकी पूरी मटेरियल का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग मैंने आपको आगे भी बताया था, मैनेजमेंट, तो ये पूरी सप्लाई चेन उसके ऊपर है, तो इसका पूरा टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप HRM सब्जेक्ट पूरा पढ़ चुके हो तो इसके ऊपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, तो वो तो आपको पता है कि ऑपरेशंस अभी बहुत सारे प्लानिंग से करने पड़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, शेड्यूलिंग, वो आपको मैंने GT में दिखा दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के बारे में।
तो इसका जो एवोल्यूशन है, यानी कि किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है, तो एवोल्यूशन में 1960 में इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कंट्रोल आता था। ये आपको सिर्फ नॉलेज के बेस पे ये पूछा नहीं जाता। मटेरियल रिक्वायरमेंट एमआरपी, तो ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक में एमआरपी कवर किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो एमआरपी 1 दैट इज अ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी 2 दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ये 1970 में एमआरपी स्टार्ट हुआ था, 1980 में मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। अभी जो हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो 1990s में स्टार्ट हुआ है, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट है, अगर आपको एआरपी स्टार्ट करना है तो उसका कॉस्ट है, री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, 43% री इंजीनियरिंग सोचना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं। हार्डवेयर आपके पास 12% होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे 50% काउंट होगा, ट्रेनिंग और चेन मैनेजमेंट में आपको 15% देना पड़ेगा, और डेटा कन्वर्जेशन यानी कि डेटा जो भी आपके पास है उसका कन्वर्जेशन के लिए 15%, टोटल 100% इस तरह से ईआरपी में कॉस्टिंग होता है। अभी ईआरपी का प्रोजेक्ट टाइमिंग वो हम अपने स्मॉल कंपनीज के लिए 3 और 6 मंथ, ये आपको आगे कहीं इतना नहीं पूछा जाएगा। मेन हिडन कॉस्ट कौन से हैं? ट्रेनिंग, ईआरपी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, टेस्टिंग की भी, डेटा कन्वर्जेशन मैंने ऑलरेडी दिया, डेटा का एनालिसिस करना जरूरी है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका डेटा लेना जरूरी है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी भी आपको लेनी पड़ेगी, बहुत कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा आपको, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये सारी चीज़ों को आपको देख के ईआरपी के ऊपर काम करना पड़ेगा। बेनिफिट्स हैं कि इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, कभी भी प्रोडक्ट्स में चेंजेस आएगा तो आप ईआरपी में भी चेंजेस कर सकते हो। एरर, मिनिमम एरर आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पीड अच्छी है, इफ़िशियंसी भी अच्छी मिलेगी, टाइम आपका बहुत बचेगा, और सप्लाई जो भी आपने सस्टेन टॉप मैनेजमेंट पे आपको जो भी कमिटमेंट की है वो इजीली आप सस्टेन कर सकते हो। स्टॉक जो भी आपने परचेस किए होंगे उसमें मिनिमम रिस्क है, प्रोडक्टिविटी आपकी क्वालिटी अच्छी पड़ेगी, तो ईआरपी के बेनिफिट्स अच्छे हैं। उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी में होगा वो पीछे में आपको, जो इसके बाद का टॉपिक है वो है हमारा 4 उसके मेन फेज हैं, कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन और मैनेजमेंट। यानी कि कॉन्सेप्ट कौन सा आपने डेवलप किया है वो फर्स्ट फेज, उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट करने का, जो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैंने आपको सिखवाया था वही है यहाँ पे, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना कितना है कि व्हाट इज़ ईआरपी, ईआरपी किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, और आपको जीटीयू में जो भी पूछा गया है, सपोज ये 4 फेज़ के बारे में पूछा गया है तो ये 4 फेज़ आप लिख सकते हो, या फिर आपको जीटीयू में जो वर्कबुक में क्वेश्चन दिया गया है वो लिख के आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा सकते हो। तो मैं चैप्टर नंबर 6 का टास्क है अभी से मैं पुट कर दे रहा हूँ, उसके बेस पे आप एमएस और एमएस का और आईएम का चैप्टर नंबर 6 का आप जब भी वर्कबुक में टास्क कंप्लीट कर ले तो आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा देना। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है ईआरपी का कंप्लीट होता है, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 था चैप्टर नंबर 6 में। इसके बाद जो एमएस प्रोजेक्ट है उसके फीचर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।